नमस्कार दोस्तों। आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये मेन फोकस है हमारा होम रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो किसी न किसी तरह से या तो बजट्स में डिस्टर्ब हो जाते हैं या टाइम लाइन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये बजट उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर्स हों या फिर होम ओनर्स हों। स्पेशली होम ओनर्स के लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने एक डेटा तैयार किया है कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिजाइनर के साथ आप एक अच्छा बॉन्डिंग बना के और टाइम से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे और विदाउट बजट को आपके इफेक्ट किए हुए। तो इसके लिए कुछ 14 पॉइंट्स हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और उन 14 पॉइंट्स पे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि कैसे आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को टाइम से ख़त्म करा सकते हैं और विदाउट बजट को इफेक्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि हमारा डिफाइन योर रेनोवेशन गोल्स। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको अपना बजट एक डिफाइन करना होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे लिए कि हम एक बजट को ना लेके बस सोचते हैं कि कैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम बजट को कोई एक फिगर पकड़ के चले कि इसके अराउंड हमें काम करना है। तो वो बजट बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से हमें अपने ध्यान रखना होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम किस तरह इस बजट को कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, कि ये जो हमारा बजट है यूज होगा कि हम स्पेस को एक्वायर करना चाहते हैं, एस्थेटिक्स चेंज करना चाहते हैं या अपने घर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये बजट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रिएट अ डिटेल्ड रेनोवेशन प्लान। उसके बाद आता है कि हमें अपना एक प्लान बनाना है पूरा कि हम क्या क्या करने वाले हैं और इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिनमें हमें प्लान पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि स्कोप ऑफ वर्क, कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। रेनोवेशन का हम केवल कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ कर रहे हैं या स्ट्रक्चरल कुछ मॉडिफिकेशंस भी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें स्कोप ऑफ वर्क वेल डिफाइंड करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने वाले। उसके बाद हमें क्लियर बजट प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उस पर कितना बजट आने वाला है, कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ करने वाले हैं तो उस पर क्या चेंजेस आने वाले हैं। इसमें खास तौर से हमें ध्यान रखना है 10% एक कंटिजेंसी फंड अलग से लेके चलना पड़ता है हमें, जो कि हमें कोई कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए रखा जाता है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि हमें होता है कि टाइमली मटेरियल सिलेक्शन करना होता है और मटेरियल सिलेक्शन करना होता है हमारे बजट के अकॉर्डिंग। जो हमारा बजट होता है उस बजट के विद इन ही हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि कैसे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ली जाए और हमें अपने बजट को ध्यान रखते हुए कि अगर हमारा बजट अच्छा है तो हम उस हिसाब से चीज़ें, मार्केट में सब अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, फिनिशेज हैं जो अलग अलग कॉस्ट ऑफ रेंज के आते हैं। तो हमें ये एक लिस्ट बनानी होती है हमें किस बजट के रेंज में हमें मटेरियल सिलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्कमैनशिप डिसाइड करना। महंगे कारीगर होने से ज़रूरी नहीं है कि वो आपका काम अच्छा करेंगे और सस्ते कारीगर होने से ये गलत नहीं है कि वो आपके काम को गलत कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके सिलेक्शन के ऊपर वो किस काम के लिए आप किस तरह की मैन पावर यूज करना चाहते हैं। राइट वर्कमैनशिप चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। दूसरा होता है कि हम जो प्रोडक्ट और मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं वो किस मार्केट से खरीदें, किस वेंडर से खरीदें। अगर हम दिल्ली की बात करें तो बहुत से ऐसे मार्केट हैं जहाँ थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही हम बहुत अच्छे मटेरियल्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, जो किसी शोरूम और अदर वो जगह जाने से हमें वो बहुत कॉस्टली पड़ सकते हैं। तो बहुत सारे पैसे को उसको सेव किया जा सकता है। दूसरा है कि हमें टाइम बचाने के लिए डिले ना हो प्रोजेक्ट, इसके लिए हमें करना होता है कि परमिशन वगैरह टाइमली लेनी होती है। अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेना है या आपकी सोसाइटी से का परमिशन लेना है तो वो हमें सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि वो हम परमिशन लेके चलें। दूसरा रहता है कि डिजाइनर्स का थॉट प्रोसेस और एक होम ओनर का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो आप अच्छा है कि आप वेल प्लान रहें। कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोस जो आप देखते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे या पिंटरेस्ट पे, तो आप एक कलेक्शन निकाल के रखें, उनका एक कोई प्रॉपर वे में बना के रखें। कुछ आप रेफरेंसेस शेयर करें डिजाइनर या कॉन्ट्रैक्टर को, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो चौथा पॉइंट होता है कि राइट प्रोफेशनल्स को चूज करना। अब आप क्या कोई प्रोफेशनल चूज करने वाले हैं या खुद रेनोवेट करने वाले हैं
दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आपको ज़रूर एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना चाहिए जो प्रोफेशनल है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करेगा, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 3Ds एंड ऑल देगा, जिससे कि आप अपने डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। तो वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें प्रोफेशनल चूज करना है या नहीं करना है। अगला होता है कि अगर आप खुद से ये प्रोजेक्ट करने वाले हो तो फिर ये सारी चीज़ें आपको फाइनलाइज करनी है। इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आपको माइलस्टोन और डेडलाइंस अपने सेट करने पड़ेंगे और आपको उसमें डीपली प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि सिविल वर्क कब होगा, इलेक्ट्रिकल कब हो खत्म होगा, तो उसके बाद कैसे प्लम्बिंग होगी और इस प्लम्बिंग के बाद कब कब हम सैनिटरी एंड टाइल वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमें हर प्रोजेक्ट में हर एक काम की स्टेज के अकॉर्डिंग हमें माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं। दूसरा है कि हमें कुछ सीजनल फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं कि जैसे कोई अनवांटेड, जैसे आज के दिनों में भी पॉल्यूशन का चल रहा है, कोई आप एक्सटीरियर वर्क कर रहे हो और उसमें कोई पॉल्यूशन रिलेटेड वर्क है, तो अगर कोई रोक लग गई तो कितने दिन के लिए लगेगी, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपका होल्ड हो सकता है, या कोई बरसात के सीजन में आप काम करा रहे हो तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी कोई एक सीजनल फैक्टर्स कंसिडर करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट होता है हमारा होता है कम्युनिकेशन का, इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करें। जो भी हमारे ग्राउंड पे कारीगर लग रहे हैं या डिजाइनर आपने हायर किया है उनके साथ आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टाइमली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टाइम से आपको उनको समय देना होगा जो चीज़ें सिलेक्शन के लिए हैं, और आपको इफेक्टिवली बताना होगा कि आप उसको क्या करना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि आपने जो बजट दिया है, जो बजट आपने चूज किया है, वो हर स्टेज पे कितना चूज किया था, वो कितना एक्सपेंस हो चुका है, कितना उसमें बचा हुआ है। अगर आपको कहीं से सेविंग हो रही है तो आप उसको कहाँ इंड्यूस कर सकते हो, किस चीज़ में लगा सकते हो, या कहीं कोई ओवर बजट चीज़ चली गई है किसी स्टेज पे तो उसको कैसे अगले बजट में हमें कैसे उसको रिकवर करना है, नेक्स्ट स्टेज में कैसे उसको रिकवर करना है, तो ये हमें एक रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी होते हैं जिनको हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम इंटीरियर्स कर रहे हैं या कोई चीज़ हमने निकाली और कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, कोई वॉल में क्रैक आ गया, कोई एक्स्ट्रा वाटर प्रूफिंग आ गई, सीपेज आ गया, ऐसा कोई वुड वर्क है जो ख़राब निकल गया टर्माइट की वजह से, तो इस तरह से कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ जाते हैं तो जिनको भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा वो है फिर कि स्टे फ्लेक्सिबल, कि जब आप प्लान बना रहे हो, टाइमलाइन बनाए हो, तो कुछ हमने टाइम और कुछ बजट को स्पेयर रखा हुआ है तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आप टाइम को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर लेके चलें और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट में रखें। दूसरा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी का ध्यान रखना। आज जो हम इंडिया कंसर्न में बात करें तो बहुत सारे लेबरर्स और मिस्त्री हैं, वर्कर्स हैं जो सेफ्टी का विशेष तौर से ध्यान नहीं रखते। अगर वो किसी हाइट पे काम कर रहे हैं, किसी टूल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ रखें, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेके चलें, सेफ्टी बेल्ट्स का यूज़ करें। हाइट पे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ कहाँ काम हो रहा है वहाँ ध्यान रखें कोई वायर कटी हुई नहीं हो, इंसुलेशन प्रॉपर हो, इस तरह की प्रॉपर सेफ्टी का भी ध्यान फिर आपको ही रखना होता है अगर आप प्रोजेक्ट खुद से करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है कि रेगुलरली इंस्पेक्ट करना वर्क को। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें क्या क्या काम हो रहा है जो आपने डिजाइन किया है या जो आपने सोचा है, जो आपने रेफरेंसिंग की है, वो उनके हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं। अगर हम प्लम्बिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल बात करें, जो आपने बात की थी कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, वो वहीं पे लगी है कि नहीं लगी है, पता लगा कि सारा लगने के बाद फिर आप उसको तोड़ना पड़ रहा है, सही नहीं लगा है, तो प्रॉपर उसकी मार्किंग करना, फिर मार्किंग के साथ साथ उन्होंने वो काम सही से किया है, वो उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, कि जिससे कि ऐसा ना हो कि हम एक अर्ली स्टेज पे डिसाइड कर लें, ना कि ऐसा हो कि सारा काम होने के बाद हम उसको डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा है कि प्लान फॉर फाइनल टचेस। 13 पॉइंट जो सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है उसको फाइनल टचेस पे ध्यान दें, कि हम जो फाइनल टच कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ कहीं पेंट करने से कोई ऐसी हिडन जगह तो नहीं है जहाँ छूट गई है जो आज दिखाई नहीं दे रही लेकिन आगे जाके दिखाई देगी। तो इस तरह की चीज़ों को हमें फाइनल टच के टाइम पे बहुत डीपली, बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना होता है। क्लीनिंग का ध्यान रखना होता है, टचअप्स का ध्यान रखना होता है। हमने बहुत सारी लाइट्स लगाई हैं, उनके ऊपर कहीं पेंट तो नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में करने के बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उनको अवॉइड कर पाना।
तो इस तरह से ये 13 पॉइंट्स का हमारा एक लिस्ट है जिसको हमने तैयार किया आप लोगों के लिए। इसमें अगर कोई और चीज़ आपको पूछनी हो, करनी हो, तो मैं आपको एक प्लान पूरा और डिटेल में बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट में डाल के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।